Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aditi Vyas and you are watching Politics. So in today's video, we are going to study some problems that came in the merger of the country. This is second part of the chapter, Challenges of Nation Building. So without wasting any time, let's begin. So the first problem was in the integration of Junagadh. Junagadh is in current Gujarat, and the issue of Junagadh resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India. So basically वहाँ पे क्या था, जो वहाँ का रूलर था वो आई थिंक मुस्लिम था एंड वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था एक्चुअली, और वहाँ की जो जनता थी वो एक्चुअली में नॉन मुस्लिम थी. सो इस वजह से वो सब इंडिया में ज्वाइन करना चाहते थे, बट जो वहाँ का रूलर था वो इसके अगेंस्ट में था. और जो ये इशू था उसको हमने प्लेबिसाइड से सॉल्व किया था. प्लेबिसाइड क्या होता है, एक तरह का रेफरेंडम या फिर वोटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसमें लोगों को वोट करवाएं कि आप इंडिया में मिलना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में, एंड उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आया वो हमारे इंडिया के फेवर में था. दैट इज़ हाउ जूनागढ़ गॉट मर्ज इनटू इंडिया. दैन सेकेंड प्रॉब्लम वॉज ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद जो अभी का महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है, उसको इंक्लूड करता था और ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचली स्टेट था. इसके लीडर थे उस वक्त रूलर निज़ाम एक्चुअली, मीर उस्मान अली. निज़ाम वॉज वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, wanted independent status for Hyderabad. At that time, he was the richest man in the world, or one of the richest at least. So he wanted independent status. He wanted Hyderabad to be independent. So because of the pressure of Indian government, Hyderabad entered in a standstill agreement in November 1947. इसमें ये था कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं लेगा. Then peasantry, women, headed by communists and Hyderabad Congress, started movement against the oppressive rule of Nizam. ठीक है, निज़ाम का जो रूल था बहुत ऑप्रेसिव था. वो जो पीजेंट हो गए, विमेन हो गए, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कम्युनिस्ट पार्टी एंड जो हैदराबाद कांग्रेस थी उनके अंडर में इन सब ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए. प्रोटेस्ट हो गए, मूवमेंट वगैरह हो गए. तो इसको सप्रेस कैसे किया गया निज़ाम ने एक्चुअली. निज़ाम सेंट अ पैरामिलिट्री फोर्स known as Rajakars on people. Rajakars was like military force of Nizam, and they killed, maimed, raped and looted people, or especially non-Muslims. So can you imagine like कितना oppressive rule था उसका. And in September 1948, because of all this, when his forces actually started killing, maiming, raping and looting people, after that Indian army moved into control Nizam's forces. और September 1948 के अंदर finally जो हैदराबाद है वो इंडिया में मर्ज हो गया. Correct. Then we have Manipur. So Manipur's Maharaja Bodha Chandra Singh, he was Raja of Manipur at that time, signed instrument of accession on assurance that his internal autonomy would be maintained. जो वहाँ के राजा थे बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, बट इस कंडीशन के ऊपर कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो खुद के आंतरिक मामले हैं, वाह व्हाट हिंदी, जो उनकी खुद की इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगी वो उनके पास में रहेगी. एंड मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हेल्ड इलेक्शंस ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. सो फर्स्ट टाइम पे पूरी इंडिया में से फर्स्ट टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ हुआ था जून 1948 के अंदर. इट माइट बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs. दैन लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इसके डिफरेंसेस थे ओवर द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया. जो कांग्रेस थी वो चाहती थी मर्जर इंडिया के साथ में, और बाकी अदर पार्टीज़ थी वो अपोज करती थी इस मर्जर को. ठीक है, कांग्रेस चाहती थी कि जो मणिपुर है वो इंडिया में मिल जाए, लेकिन जो अदर पार्टीज़ है वो इसको अपोज करती है. और फाइनली बहुत प्रेशर के बाद में जो मणिपुर के महाराजा थे उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट भी साइन कर दिया सितंबर 1949 में. इसके अकॉर्डिंगली अब जो मणिपुर है वो पूरी तरह से इंडिया के साथ मिल चुका है. करेक्ट. दैन सेकेंड थिंग वी हैव इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. जो स्टेट थे पहले उनको हमने किस तरह से डिवाइड कर रखा था और उनको किस तरह से हमने रीऑर्गेनाइज किया बाद में, हम इसमें वो देखेंगे. सो बिफोर इंडिपेंडेंस बाउंड्रीज वर ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन सेंस ब्रिटेन को जैसे ठीक लगा उन्होंने वैसे बाउंड्रीज डाली, जिस तरह से वो बेटर रूल कर पा रहे थे उस तरह से. तो जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे एट दैट टाइम उन्होंने इस
बेसिस को एक तरह से आर्टिफिशियल ठहराया। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, लाइक लैंग्वेज के बेसिस पे वो बाउंड्रीज डालेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 के अंदर, उसमें भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसको भी अब रिकग्नाइज़ करने लग जाएंगे लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। जैसे इफ़ यू नो, अभी हमने देखा हैदराबाद कांग्रेस होगी, जैसे कि हैदराबाद की कांग्रेस अलग हो गई, ऐसी पंजाबी कांग्रेस हो सकती है, राजस्थानी कांग्रेस हो सकती है, एंड अलग अलग जगह अलग अलग कांग्रेस बनने लगेगी। तो हर एक रीजन की भी अब बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस अलग INC का फॉर्मेशन हो गया। Then after independence, leaders felt that formation of a state on linguistic basis may lead to disruption and disintegration. अब क्या हुआ, हमने उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑब्वियस बात पार्टीशन देखा था, तो जो लीडर्स थे उनका भी डर लग रहा था कि अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर स्टेट बना दिए तो इससे पॉसिबिलिटी है कि डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। बिकॉज जो रीजन के पास लैंग्वेज का पूरा एक स्टेट बन चुका है, तो वो तो कभी कह देंगे कि हमारी दूसरी कंट्री बना रहा। सो बिकॉज ऑफ दैट दे वर फेयरफुल, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे पोस्टपोन द मैटर, उन लोगों ने इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया। बट फिर क्या हुआ, विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। विशाल और आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, इसे विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड डिवीजन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज एंड मद्रास प्रोविंस। ठीक है, इन्होंने डिमांड की जो हमारे तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उसको अलग कर दीजिए और हमें एक स्टेट बना के दे दीजिए जो कि आंध्र प्रदेश। इसके जो मेन लीडर थे उस वक्त पुत्ती श्रीरामल्लू, उन्होंने वो कांग्रेस लीडर थे, इनको हम वेटरन गांधी भी बोलते हैं। और ही डाइड आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्ट। इन्होंने फास्ट रखा था ताकि इनकी जो डिमांड थी विशाल आंध्र मूवमेंट वाली, इसको एक्सेप्ट किया जाए बाय गवर्नमेंट, बट ही डाइड आफ्टर 56 डेज बिकॉज ऑफ फास्ट। दैन ड्यू टू mass movement and popular unrest, the PM announced formation of Andhra state in December 1952। 1952 के अंदर फाइनली जो PM है उनको अनाउंस करना पड़ा फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इसके बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट बन गया फिर सब शांति हो गई। अब हर जगह डिमांड्स उठने लगे कि हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी स्टेट बनाओ हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे। सो उसके बाद में जो डिमांड्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तब बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि बना 1953 के अंदर। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो आई थी 1956 के अंदर, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। इसके अंदर क्या कहा गया था, जो स्टेट है उनको लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइड करना है। और दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़। तो इस एक्ट के अंदर 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज़। इसके बाद में अच्छा ये रहा, जो लीडर्स को जो लाइक उनको डर था कि बाई चांस अगर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और लिंग्विस्टिक बेसिस अगर डिस्ट्रप्शन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद डेमोक्रेसी हमारी और स्ट्रेंथन हो गई थी। डेमोक्रेसी क्या हो गई थी हमारी, स्ट्रेंथन हो गई थी। दैन हमारे स्टेट बन गए थे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़। इसके बावजूद भी बहुत सारे आने वाले टाइम के ऊपर स्टेट बनते रहे। और जैसे कि महाराष्ट्र से अलग हुआ गुजरात, पहले पूरा बॉम्बे था ये, पहले पूरा बॉम्बे था, उससे अलग हुआ महाराष्ट्र और गुजरात, उनका डिवीज़न हुआ 1960s के अंदर। फिर पंजाब में से हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग हुए 1966 के अंदर। और मेघालय आसाम से अलग हुआ और मणिपुर त्रिपुरा से अलग हुआ, मणिपुर त्रिपुरा से अलग हुआ 1972 के अंदर। और नागालैंड जो था वो इसको पहले स्टेटहुड मिल गई थी 1963 के अंदर। और जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है, ये अलग हुए 2000 के अंदर। तो छत्तीसगढ़ जो है वो MP से अलग हुआ, उत्तराखंड UP से, एंड झारखंड बिहार से इन 2000 के अंदर, 2004 के अंदर ये तीनों स्टेट अलग से बने। और अभी भी डिमांड उठ रही है। वैसे 2014 के अंदर तेलंगाना बना था रिसेंटली, और अभी भी डिमांड है जो महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है उसको अलग से स्टेटहुड मिल जाए। और वेस्टर्न UP के अंदर हरित प्रदेश है, उसके लिए डिमांड उठ रही है कि उसको एक स्टेट बनाओ। और जो नॉर्दर्न रीजन है वेस्ट बंगाल का, उसके लिए भी सेम डिमांड्स हैं। So we have completed our chapter. Tell me how you like this video, and if you did, then don't forget to like and comment on my video, and also don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.